वेलकम टू स्टडी पीक्यू। आज हम बात करेंगे होलोकास्ट की कि होलोकास्ट क्या था, ये किस वजह से हुआ, इसे किसने किया और ये कैसे कैसे आगे प्रोसीड करता गया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि होलोकास्ट को बेसिकली हिटलर ने किया था। हिटलर के बारे में आप जानते हैं कि वो जर्मनी का चांसलर था और ये यहूदियों के यानी कि जूस के काफ़ी ख़िलाफ़ था। जब ये चांसलर बना तो उसने आते ही जूस के ख़िलाफ़ काफ़ी सारे इकदाम करने शुरू कर दिए। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टमेटिकली इसने जो जर्मन जूस थे या जो यूरोप के जूस थे उनको जेनोसाइड करना शुरू कर दिया, उनको कत्ल करना शुरू कर दिया। इसके बाद हम इसके ओरिजिन देखेंगे कि बेसिकली जो हिटलर था ये क्यों जर्मन जूस जो थे या यूरोप के जो जूस थे उनसे नफ़रत करता था, उन्हें उनका जेनोसाइड करना चाहता था। ठीक है, तो हम कुछ इसकी वजूहत देखेंगे, हिटलर का जो वर्ल्ड व्यू है वो देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि होलोकास्ट बेसिकली एक सिस्टमेटिक किलिंग है। ठीक है, इसमें एक्ट 24 सबसे पहले आता है कि जिसमें जो जर्मनी के डिसेबल्ड थे, जो फिज़िकली आप कह लें महरूम थे किसी आज़ाद से या किसी तरह से भी, उनको मारा गया। ठीक है, उसके बाद इसमें न्यूरम्बर्ग लॉज आता है कि जिसमें डिफ्रेंशिएट किया गया कि जो जर्मन ब्लड है और ये यहूदी है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दिया गया। इसके बाद इसमें अंशुस आता है कि जब जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया पर इन्वेट किया और ऑस्ट्रेलिया को अपने कब्ज़े में लिया, तो जहाँ भी मतलब ऑस्ट्रेलिया में जितने भी जूस थे उन पर भी वही लॉज लागू किए गए जो जर्मनी में थे। इसके बाद इसमें क्रिस्टलांट आता है कि इसमें इसे नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ कि यहूदियों के ख़िलाफ़ जो लोकल लोग थे उन्होंने भी उनको मारना शुरू कर दिया और तकरीबन इस रात में एक दिन में ये 1938 में हुआ था कि तकरीबन 1000 जो जूस की इबादत गाहें थी उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद हम गिटोस का कंसेप्ट देखेंगे। गिटोस बेसिकली पोलैंड का कैपिटल वार्सा है, उसमें ये एक इलाका है। तो क्या हुआ कि वार्सा की जितनी भी पॉपुलेशन थी उसका 30% जूस पर मुश्तमिल था। तो हिटलर ने क्या किया, बेसिकली जब हिटलर पोलैंड में आया था तो पोलैंड में जो यहूदी थे, जो जूस थे, वो सबसे ज़्यादा वार्सा में थे। तो वार्सा के अंदर जो जूस की कंपोजिशन थी वो तकरीबन 30% थी। तो उसने क्या किया कि वार्सा के अंदर जो गिटोस का एरियाज़ था, ठीक है, उसमें 30% जितने भी यहूदी थे उनको इकट्ठा किया और वहाँ पर रख लिया। अब एक अंदाज़े के मुताबिक वो इलाका बहुत छोटा था और जूस बहुत ज़्यादा थे। तकरीबन अगर एक अंदाज़े के मुताबिक 9 जूस एक रूम में आते थे। ठीक है, इतना वो छोटा इलाका था। इसके बाद इसकी डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद आता है ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ कि जैसे जैसे हिटलर इन्वेट करता गया, जैसे उसने पोलैंड पर इन्वेट किया, ऑस्ट्रेलिया पर इन्वेट किया, फिर इसने सोवियत यूनियन पर आगाज़ में इन्वेट किया। तो जो जो भी जूस इसके रास्ते में आते गए ये बेसिकली सबको ही मारता गया। ठीक है, उनका जेनोसाइड करता रहा। इसके बाद मेथड ऑफ किलिंग आता है कि किन ज़राए से ये कत्ल करता, ठीक है, एसेसिनेट करता। तो इसमें गैस वेन्स आता है। ठीक है कि कुछ ऐसी वेन्स होती थी जो बिल्कुल आइसोलेट होती थी, बाहर की वो अंदर नहीं जाती, अंदर की बाहर नहीं आती। तो उनके अंदर कुछ ख़ास किस्म की गैसें छोड़ दी जाती कि जो भी अंदर होता वो मतलब सांस की वजह से मर जाता। इसके बाद इसमें गिटो आता है। गिटो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ये इलाके थे, इनमें जूस को रखा जाता, उनसे फोर्स लेबर करवाई जाती। ठीक है, और जो सर्वाइव कर जाता वो ठीक है, जो नहीं कर पाता, कोई खुराक वगैरह का ख़ास ध्यान नहीं रखा जाता था, तो वो भूख की वजह से, डिजीज़ की वजह से, स्टारवेशन की वजह से मर जाता। इसके बाद इसमें कंसंट्रेशन कैंप आता है। कंसंट्रेशन कैंप बेसिकली आगाज़ में पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के लिए रखे गए थे कि जो भी हिटलर के ख़िलाफ़ बोलेगा उसे कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाएगा। इसके अलावा इसमें प्रिजनर ऑफ वार भी रखे जाते और इसी तरह जो अपोजिशन होती वो बेसिकली यहाँ पर होती थी, लेकिन बाद में इन्हें भी कन्वर्ट कर दिया गया किलिंग सेंटर्स में। इसके बाद इसमें आता है एक्सटर्मिनेशन कैंप। बेसिकली यहूदियों की जो असेसिनेशन थी, जो इनका जेनोसाइड था, वो यहाँ पर हुआ था एक्सटर्मिनेशन कैंप में। एक्सटर्मिनेशन कैंप में और कंसंट्रेशन कैंप में बेसिक डिफरेंस ये था कि एक्सटर्मिनेशन कैंप में गैस चैम्बर्स होते थे कि जिसमें यहूदियों को डालकर, जूस को डालकर गैस छोड़ी जाती और उन्हें कत्ल किया जाता। इसके बाद फोर्स्ड लेबर के ज़बरदस्ती उनसे लेबर करवाई जाती। ठीक है, जो सर्वाइव करते, ठीक है, जो मर जाते वो मर जाते, तो उनसे काम लिया जाता। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके बाद फाइनल सोल्यूशन के बारे में आपको बता दूं कि आगाज़ में हिटलर का मकसद तो बेसिकली हिटलर का मकसद ये था कि वो किसी तरीके से यहूदियों से छुटकारा हासिल करे, वो ज्यूस को जर्मनी से निकाल दे, क्योंकि वो समझता था कि जो जर्मन्स हैं, जो आर्यंस हैं, यही पाक हैं, यही साफ़ हैं और ये सबसे सुपीरियर रेस है और सिर्फ आर्यंस को ये हक़ है कि वो दुनिया पर डोमिनेट करे, दुनिया को आगे लेके जाएँ। जबकि जो यहूदी हैं ये इनके रास्ते में रुकावट है, बल्कि यहूदी ये चाहते हैं कि वो दुनिया को डोमिनेट करे। तो इसका मकसद था कि किसी तरीके से यहूदी जर्मनी से निकल जाए।
ठीक है। लेकिन 1930 आपके लिए 1939 1940 जब वर्ल्ड वार टू चल रही थी, तब कुछ चीज़ें ऐसी पैदा हुई जो मैं आगे चलकर बताऊंगा कि वो यहूदियों को मारने पर माइल हो गया कि उसने कहा कि अब इसका जो फाइनल सोल्यूशन है, फाइनल सोल्यूशन टू द जूश, वो सिर्फ इनको कत्ल करना ही है, वो इन्हें ख़त्म करना ही है, ठीक है। तो ये इसकी एक हल्की सी समरी थी जो मैं आपको आगे बेसिकली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लें कि बेसिकली होलोकास्ट था क्या, ठीक है। तो होलोकास्ट बेसिकली जेनोसाइड था। जेनोसाइड के बारे में आपको बता दूं कि ये स्टेट की तरफ से किया जाता है, ये अथॉरिटी की तरफ से किया जाता है, ठीक है। इसमें यह नहीं होता कि जो स्मॉल पॉपुलेशन होती है, जो स्मॉल ग्रुप होता है वो इसे करता है। बेसिकली ये पावरफुल लोग करते हैं, ठीक है, टू द वीक पीपल, जो एक ग्रो होता है, ग्रुप होता है, ठीक है। तो बेसिकली जूस एक ग्रुप थे, एक ख़ास किस्म का, एक बल्कि आप रिलीजियस ग्रुप भी है जूस ये, और ख़ास तौर पर जो यूरोपियन जूस थे, वैसे तो पूरी दुनिया में होते हैं, ठीक है, लेकिन जो यूरोपियन जूस थे, इनके जो ग्रुप्स थे, उनको ख़त्म किया गया, उनका जेनोसाइड किया गया ड्यूरिंग नाज़ीरिज़म। नाज़ी बेसिकली एक पार्टी थी, हिटलर उसका मेंबर था। तो 1933 में नाज़ी पार्टी जो थी उसकी हुकूमत आई, तो नाज़ीरिज़म हो गया, ठीक है। इसमें हिटलर बेसिकली डिक्टेटरशिप था, लिहाजा इसे रिजम कहा जाता है। तो नाज़ीरिज़म के दौरान जो जेनोसाइड किया गया यूरोपियन जूस का, उसे बोला जाता है होलोकास्ट। उसके बाद मर्डर किस तरह से किया गया, थ्रू मैस शूटिंग्स। इसमें क्या था कि सिर्फ यही नहीं था कि स्टेट अथॉरिटी या स्टेट की तरफ से जो लोग भेजे गए या स्टेट की तरफ से जो मिलिट्री भेजी गई, सिर्फ वही इन्वॉल्व थी मर्डर करने में या जेनोसाइड करने में। तो बेसिकली जो लोग थे, आम लोग जो थे, आम जो पब्लिक थी, इन्हें स्पेशल टास्क फोर्स भी कहा जाता है, तो ये सारे इसमें इन्वॉल्व थे जूस को कत्ल करने में, जूस को मारने में। तो फिर इसमें कंसंट्रेशन कैंप्स आता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो भी हिटलर का ओपोनेंट होता, जो भी उसकी अपोजिशन करता, उसे यहाँ पर लाया जाता, उसे पनिश किया जाता, उससे फोर्स लेबर करवाई जाती और सख्त काम करवाए जाते। फिर एक्सटर्मिनेशन कैंप आता है। इसमें बेसिकली ये किलर कैंप्स थे, इसमें गैस चैम्बर्स होते और वहाँ पर डालकर उन्हें मार दिया जाता। इसके बाद गैस वेन्स और गैस चैम्बर्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद होलोकास्ट क्या था कि जब 30 जनवरी 1933 में हिटलर पावर में आया, ये चांसलर बना, ठीक है, तो उसने सबसे पहला जो काम आते किया वो कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए, ठीक है। इन कंसंट्रेशन कैंप्स बनाने का मकसद क्या था कि इसके जितने भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स कौन थे, जो सोशलिस्ट थे, जो कम्युनिस्ट थे, ठीक है, ये सारे बेसिकली हिटलर इनको अपना मुखालिफ समझता था कि ये मेरे ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि जो कम्युनिज़म था या जो सोशलिज़म था, हिटलर समझता था कि ये यहूदियों का पैदा करता है। कार्ल मार्क्स के बारे में आप जानते हैं कि वो एक जू था, वो एक यहूदी था, ठीक है। तो हिटलर समझता था कि बेसिकली ये कम्युनिज़म, ये जो सोशलिज़म है, ये यहूदियों का फैलाया हुआ जाल है, ठीक है, वर्ल्ड को डोमिनेट करने के लिए। तो जो भी सोशलिस्ट होता, जो भी कम्युनिस्ट होता, हिटलर उसके ख़िलाफ़ होता। और शायद यही वजह थी कि वो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ भी उसने इन्वेड किया और उसके ख़िलाफ़ भी इसने जंग की, क्योंकि सोवियत यूनियन बेसिकली एक सोशलिस्ट स्टेट था। तो इसने कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए कि जो भी इसकी मुखालिफ करता, जो भी पॉलिटिशियंस इसके ख़िलाफ़ बोलते, वो उसे कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल देता। वहाँ पर उन्हें पनिश किया जाता, ठीक है, उनको सज़ा दी जाती, उनसे फोर्स लेबर करवाई जाती, उनसे सख्त काम करवाए जाते, मतलब उनसे मशक्क़त करवाई जाती और उन्हें वहीं पर रखा जाता। इसके बाद इसमें आता है इनेबलिंग एक्ट, ठीक है, कि जब ये पावर में आया 1933 में, तो मार्च 1933 में एक इसने इनेबलिंग एक्ट पास करवाया, ठीक है। अब ये एक्ट क्या था, इस एक्ट ने हिटलर को बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी। आप ये कह लें कि तकरीबन जर्मनी में हर चीज़ पर हिटलर का कह लें कि गलबा था, हर काम में इसे बहुत सारी एक्सेसिव पावर्स मिल गई, ठीक है। तो इसने क्या किया कि इसने आइसोलेट करना शुरू कर दिया जूस को। अब इसने जूस को कैसे आइसोलेट करना शुरू किया, इसने उन्हें सिविल सर्विस से निकाल दिया, ठीक है। जो जूस के बच्चे थे उन्हें स्कूलों से निकाल दिया, यूनिवर्सिटी की डिग्री वो हासिल नहीं कर सकते, जूस डॉक्टर नहीं बन सकते, जूस लॉ को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हर तरह की जो पाबंदी ये लगा सकता था इसने उन पर लगा दी, ठीक है। और सबसे लास्ट में इसने फाइनल सोल्यूशन टू द जूश क्वेश्चन किया कि अब इनको सिर्फ मारा जा सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लिहाजा इसने उन्हें एक्सटर्मिनेशन कैंप्स में, गैस चैम्बर्स में डालकर इनको कत्ल करना शुरू कर दिया, इनको जेनोसाइड करना शुरू कर दिया। तो यह था बेसिकली इसका एक इंट्रोडक्शन के होलोकास्ट था क्या, ठीक है। तो इसके बाद इसमें आता है ओरिजिन कि होलोकास्ट ऐसा तो नहीं था कि हिटलर ने यहूदियों को इकट्ठा किया और फिर इन्हें मारना शुरू कर दिया। तो इसका बाकायदा तौर पर एक ओरिजिन है, इसकी एक वजह है, वो वजह हम देखते हैं कि वो क्या थी। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है एंटीसेमिटिज़म, ठीक है। ये आप ये भी कह सकते हैं कि ये इसके काजेज़ भी हैं होलोकास्ट के,
कि वो काजेज़ क्या बने कि जिसकी वजह से हिटलर ने यहूदियों को जेनोसाइड किया। तो सबसे पहले इसमें आता है एंटीसेमिटिज़म। ठीक है, एंटीसेमिटिज़म क्या है? एंटीसेमिटिज़म बेसिकली जूस के ख़िलाफ़ बोलना है कि आप जूस के ख़िलाफ़ कोई भी बात करें, जूस, ठीक है, और जूस की आज़ादी के बारे में, जूस के किसी भी तरह से आप जूस के ख़िलाफ़ बात करें तो वो बेसिकली एंटीसेमिटिज़म में आता है। अब एंटीसेमिटिज़म कैसे शुरू हुआ? तो बेसिकली ये क्रिश्चियंस ने शुरू किया था। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियंस की एक थियोलॉजी है, क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि जो जूस हैं इन्होंने जीसस को कत्ल किया था, जीसस को जूस ने मारा था। तो आगाज़ में तो जितने भी क्रिश्चियंस थे ये जूस के ख़िलाफ़ बोलते थे। ठीक है, शुरू में इनके ख़िलाफ़, इनमें आपस में बहुत सारी जंगें भी हुई थी क्रिश्चियंस में और जूस में। ठीक है, तो बहरहाल मुख्तसर के क्रिश्चियंस यहूदियों के ख़िलाफ़ इसलिए बोलते थे क्योंकि वो समझते हैं कि जीसस को कत्ल जूस ने किया, तो इसको एंटीसेमिटिज़म कहते हैं। इसके अलावा जो हिटलर था उसका ये मानना था कि जो वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी को शिकस्त हुई है उसकी सारी की सारी ज़िम्मेदारी बेसिकली जूस पर जाती है। वो समझा था कि जो जूस हैं, जो जूस पॉलिटिशियंस थे जर्मनी में, वो इस बात का ज़िम्मेदार हैं कि जर्मनी को सरेंडर करना पड़ा, जर्मनी को हारना पड़ा। इसके बाद हिटलर का ये मानना था कि जो जूस हैं ये वर्ल्ड डोमिनेशन चाहते हैं, ये पूरी दुनिया को डोमिनेट करना चाहते हैं, वहाँ पर ये पावर में आना चाहते हैं, लिहाजा इन्हें जल्द अज जल्द अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। इसके अलावा ये यहूदियों को, ज्यूज़ को एक रेस समझता था कि ये एक नस्ल है, ये इन्हें कोई ये नहीं रिलीजियस ग्रुप नहीं मानता था जिस तरह मुस्लिम है, क्रिश्चियन है। तो ये नहीं समझता था कि ये कोई मज़हब है, ये इन्हें एक रेस मानता था कि ये एक नस्ल है, ठीक है, जो चल रही है, इसे ख़त्म हो जाना चाहिए। बेसिकली ये आर्यंस जो थे, जो जर्मन्स थे, उन्हें सुपीरियर ख्याल करता था कि ये एक सुपीरियर रेस है और यही डोमिनेट करनी चाहिए पूरी दुनिया में और ये डोमिनेट करेगी। लिहाजा ये डिफ्रेंशिएट करता था जर्मन्स में और जूश में। इसके बाद राइज़ ऑफ हिटलर आता है। ठीक है, एक काज तो ये बना एंटीसेमिटिज़म के, अक्सर लोग जो थे वही जूस के ख़िलाफ़ थे। फिर आता है हिटलर चूँकि पावरफुल था, वो चांसलर बन गया, लिहाजा ये एक मेन काज बना। हिटलर का जो वर्ल्ड व्यू था वो दो चीज़ों के दरमियान घूमता था। एक था टेरिटोरियल एक्सपेंशन, कि आप हिटलर की पूरी तारीख़ पढ़ लें तो वो आप देखेंगे कि वो हमेशा जंग ही करता था, कभी किसी के ख़िलाफ़ कभी किसी के ख़िलाफ़। तो उसकी साइकी ऐसी थी कि वो चाहता था कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो, जितनी ज़्यादा वो अपनी सल्तनत को बढ़ा सके वो बढ़ाए। लिहाजा वो अपने आसपास में फ्रांस से, ठीक है, इधर से ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इटली और उधर से पोलैंड और फिर सोवियत यूनियन, जहाँ जहाँ वो इन्वेट कर सकता था उसने किया कि जितनी ज़्यादा वो अपनी टेरिटरी बढ़ा सके वो बढ़ाए। इसके बाद इसमें आता है रेशियल सुपरमेसी। ठीक है, एक ये बात तो चलो समझ में आती है कि उसकी इस तरह की सोच थी, लेकिन दूसरा उसका वर्ल्ड व्यू बड़ा ख़राब था और यही वजह बना होलोकास्ट का। इसमें क्या था? इसमें था रेशियल सुपरमेसी। वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये समझता था कि जो जर्मन्स हैं, जो आर्यंस हैं, सिर्फ इन्हें इस बात का हक है कि ये दुनिया को डोमिनेट करें। इसके बाद इसने क्या किया कि इसने जो पॉपुलेशन थी उसे भी क्लासिफाई कर रखा था। एक था नेशनल कॉमरेड और एक था कम्युनिटी एलियंस। नेशनल कॉमरेड वो थे जो जर्मन्स थे, जो प्योर जर्मन्स थे, और कम्युनिटी एलियंस वो थे कि जो जर्मन नहीं थे, नॉन जर्मन थे। सिंपल सी बात है। इनमें प्रिजनर ऑफ वार भी आता है, इनमें डिसेबल्स भी आते हैं, इनमें जो हिटलर को अपोज करता, उसके ख़िलाफ़ बोलता, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जो होलोकास्ट का काज बनी थी। ठीक है, होलोकास्ट डायरेक्टली तो हम कह सकते हैं कि हिटलर ने यहूदियों को पकड़ा और उन्हें गैस चैम्बर्स में डाला और उन्हें मार दिया। तो बेसिकली ये हम उनकी काजेस की बात कर रहे हैं कि वो क्या काजेस थे जिसकी वजह से हिटलर ने यहूदियों को मारा। इसके बाद जब हिटलर पावर में आया तो उसने आते ही जूस का जो बिज़नेस था उसके ख़िलाफ़ बाइकआउट किया। उसके बाद उन्हें एक्सक्लूड फ्रॉम सिविल सर्विसेज, कि उन्हें सिविल सर्विस से निकाल दिया। फिर वो लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये पाबंदी लगा दी। फिर स्टूडेंट्स को कोटा में रिड्यूस कर दिया आगाज़ में, बाद में तो उन्हें निकाल ही दिया। उसके बाद आर्यनाइजेशन आता है। आर्यनाइजेशन क्या है कि जूस की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जितनी भी उनकी दौलत थी, मालो दौलत थी, उसे इसने अपने कब्ज़े में लिया। ठीक है, जो दूसरे जर्मन्स थे उनको दिया। इसके बाद जूस डॉक्टर नहीं बन सकते, ठीक है, और जो डॉक्टर थे उन्हें रिज़ाइन करने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं जो काज बनी होलोकास्ट का। इसके बाद इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पास्ट स्टरलाइजेशन लॉ, ठीक है, इसे ऑक्ट 24 भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये क्या था? ये था डिसेबल्ड पर्सनस के बारे में। ये समझा था कि जर्मनी में जितने भी डिसेबल पर्सन हैं उन्हें मर जाना चाहिए, उन्हें चले जाना चाहिए, मतलब उन्हें मार देना चाहिए। यह कहता था कि लाइफ अनवर्थी ऑफ लाइफ।
इसके अलावा ये कहता था कि यूजलेस ईटर्स, कि वो बेसिकली डिसेबल्स हैं, फिज़िकली डिसेबल हैं, वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, जो दिमागी सल्तनत जिनका ठीक नहीं है, जो पागल थे। तो इस तरह के जो डिसेबल पर्सनस थे ये समझता था कि ये धब्बे हैं आर्यंस पर, ठीक है। जो जर्मन्स डिसेबल्स थे वो कहता था कि ये उसका जो कंसेप्ट था आर्यंस सुपरमेसी, वो कहता था कि उसको रेफ्यूट करते हैं, लिहाजा इन्हें ख़त्म हो जाना चाहिए, इन्हें मार देना चाहिए। तो ये था बेसिकली एक इसका स्टेरलाइजेशन ला। तो इसमें इसने क्या किया कि तकरीबन 4,50,000 डिसेबल्स जो लोग थे टोटल मिला के उनको इसने मार दिया। इसके बाद आता है न्यूरमबर्ग ला 1935। इसमें क्या किया कि इसने बात की प्रोटेक्शन टू जर्मन ब्लड एंड ऑनर। इसमें मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इसने डिफ्रेंशिएट कर दिया ज्यूज़ में और जर्मन्स में, ठीक है। इसने क्या कहा कि जो ज्यू है वो बेसिकली अपने अब का ज्यू इस बात से नहीं पहचाना जाएगा कि उसका मज़हब क्या है या उसका क्या है, बल्कि जिस बंदे के 2 से 3 पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जूस होंगे वो बंदा जूस होगा। तो इस तरह से इसने क्लासिफाई किया कि जर्मन कौन है और जू कौन है। इसके बाद इसमें आता है अंशस, ठीक है। 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर इन्वेड किया और ऑस्ट्रिया के अंदर तकरीबन जितने भी जूस थे वो सारे के सारे जो जर्मनी में जूस के ख़िलाफ़ ला थे वही सारे के सारे ऑस्ट्रिया में जो जूस थे उनके ख़िलाफ़ वो लाज आ गए। इनमें आप ये पहले देख सकते हैं कि इनका बाइकआउट किया बिज़नेस में, फिर इन्हें सिविल सर्विस से निकाला, फिर प्रैक्टिस ला नहीं कर सकते। मतलब जितने भी लाज जर्मनी में जूस के ख़िलाफ़ थे वो सारे के सारे लाज इसमें ऑस्ट्रेलिया में भी उसके ख़िलाफ़ लगा दिए गए। फिर इसमें आता है क्रिस्टालैंड, ठीक है, 1938, जिसे नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास भी बोला जाता है। इसमें क्या था कि पोलैंड में एक जो पोलिश था उसने एक डिप्लोमेट को कत्ल कर दिया, डिप्लोमेट को शूट कर दिया जो जर्मनी का था। तो इस बात को बुनियाद बनाकर जर्मनी ने बल्कि हिटलर ने क्या किया कि एक पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया जूस के ख़िलाफ़। तो इसने जूस को फिर से मारना शुरू कर दिया, ठीक है। ये प्रोसेस तो बहुत पहले से चल रहा था, जिस तरह मैं पहले शुरू में आपको बताता जा रहा हूँ। तो इसने बाकायदा तौर पर कुछ लोग भेजे, बल्कि अपनी जो मिलिट्री थी जो असैसिनेट करने के लिए जो जेनोसाइड करने के लिए भेजे। तो इसके साथ क्या हुआ कि जो लोकल पॉपुलेशन थी वो भी इनमें शामिल हो गई, ठीक है। तो इसमें यह भी आता है कि लोकल पॉपुलेशन के बगैर कभी भी हॉलोकास्ट मुमकिन नहीं था। जर्मनी की जितनी भी लोकल पॉपुलेशन थी, इसके अलावा जर्मन ने जहाँ जहाँ भी इन्वेड किया, पोलैंड में, ऑस्ट्रिया में या दूसरे कंट्रीज़ में, तो जो लोकल पॉपुलेशन थी वो हमेशा साथ देती थी हिटलर का जूस को मारने में। तो इसमें क्या होता था कि बेसिकली जहाँ जब जूस मारे जाते तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती थी वो दूसरे जो होते थे उनको मिल जाती। इसके अलावा जॉब्स काफ़ी सारी मिल जाती। तो बेसिकली दूसरों को फ़ायदा होता था जूस के मरने से। तो बहुत सारे जो लोग थे वो भी उनका साथ देते। इसके अलावा पहले पॉइंट में मैं आपको एंटीसेमिटिज़म बता चुका हूँ। तो जो बंदा इस बात पर यकीन रखता था वो यहूदियों को मारता था, बेसिकली सीधी सी बात है। तो ये चीज़ें इसमें होती। तो क्रिस्टालैंड में क्या हुआ कि आम लोग भी इनके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए। तो तकरीबन 1000 जो इबादत गाहें थीं उन्हें डिमोलिश कर दिया गया, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि जो ज्यूस थे इन्हें इनके ख़िलाफ़ डांस करने का कहा गया, इनके ख़िलाफ़ मतलब गैर महज़बाना सलूक किया गया। तो एक चीज़ इसमें यह आती है होलोकास्ट में। फिर आता है टेरिटोरियल रीसेटलमेंट, ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि हिटलर शुरू में ये नहीं चाहता था कि वो यहूदियों को मारे या ना मारे या क्या करे। उसका मकसद ये था कि जर्मन पाक साफ़ हों, जर्मन जूस से अलहदा रहें, उनका जूस के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो, ठीक है। तो वो चाहता था कि ये इनको रीसेटलमेंट कर दी जाए। शुरू में ख्याल था फ़लस्तीन भेजा जाए। शुरू में कुछ जूस जो थे उन्हें फ़लस्तीन भेजा भी गया, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंच की एक कॉलोनी थी मडागास्कर, वहाँ पर उनको भेजे जाने का सोचा गया। इसके बाद साइबेरिया, ठीक है। तो उस दौर में एक सी वार भी चल रही थी जर्मनी में और ब्रिटेन में। तो वो जर्मनी विन नहीं कर सका, ब्रिटेन की पूरे समुंदर पर इजारादारी रही, ठीक है। तो मडागास्कर बेसिकली जर्मनी से काफ़ी दूर था, फ़लस्तीन नज़दीक था। तो यहाँ पर तो उसने कुछ भेज दिया, लेकिन बाद में ये भी ना भेज सका। फिर इसने सोचा कि इन्हें यहाँ पर भेज दिया जाए, ठीक है, लेकिन समुंदर में इजारादारी ना होने की वजह से ये ना भेज सका। इसके बाद साइबेरिया में भी किसी वजह से वो ना भेज सका, ठीक है। तो टेरिटोरियल रिसेटलमेंट ना हो सकी। इसमें बाद में गीटो का कंसेप्ट आता है कि पोलैंड का जो कैपिटल था वारसा, उसमें गीटो का एक इलाका था। तो इसने यहूदियों को वहाँ पर कंटेन करना शुरू कर दिया, वहाँ पर इसने उनको जमा करना शुरू कर दिया। पूरे यूरोप से ट्रेनें आती जूस से भर के और सारी की सारी गीटो में जाती। फिर गीटो के बाद इन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में, एक्सटर्मिनेशन कैंप्स में भेजा जाता है, जहाँ पर इनसे फर्दर जो सलूक होता वो किया जाता। तो शुरू में एक टेरिटोरियल रीसेटलमेंट का भी जो काम था वो ज़हन में था,
ठीक है। तो ये इसका एक ओरिजिन बनता है, इसकी एक काजेज़ बनते हैं कि किस तरह से होलोकास्ट प्रोसीड हुआ, किस तरह ये सारे इवेंट्स मिलके बाकायदा तौर पर जूस को मारने का सबब बने। इसके बाद इसमें आता है वर्ल्ड वार टू, कि जब वर्ल्ड वार टू शुरू हुई तो हिटलर ने बाकायदा तौर पर जूस को मारना शुरू किया। इसमें सबसे पहले आता है कि 1939 में जब हिटलर ने इन्वेड किया पोलैंड पर तो 2 मिलियन जूस इसके अंडर में आए, ठीक है। तो बेसिकली हिटलर चाहता था कि जूस इससे दूर जाएं, लेकिन जैसे जैसे ये इन्वेड करता, जैसे जैसे ये नई कंट्रीज़ को अपने अंडर लेके आता, तो उसमें जितने भी जूस होते वो भी इसी के अंडर आ जाते, उसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते। तो फिर से वही मसाइल पुराने। तो क्या किया कि इसने गिटोस बनाना शुरू कर दिया। गिटोस क्या था इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि पोलैंड का जो कैपिटल है वारसा, उसमें ये एक इलाका है गिटो, ठीक है। तो इसने उसको वहाँ पर जूस जितने भी थे उनको रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया। इसने क्या किया कि पूरे यूरोप से ये जूस को इकट्ठा करता और इन्हें पोलैंड में लेके आता गिटोस में, और वहाँ पर इसे उसने कंटेन कर दिया। तो शुरू में तो इसका मकसद ये था कि जितने भी पूरे यूरोप में जूस हैं ये उन्हें इकट्ठा करेगा, उन्हें गिटोस में लेके आएगा, ठीक है, और यहाँ पर उनको रेस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है, इनको वहाँ से जाने नहीं देगा, ठीक है, किसी को वहाँ पर आने नहीं देगा। तो आगाज़ में उसका ये प्लान था, लेकिन बाद में ये बदल गया। बाद में उसने गिटोस से बेसिकली ये उनसे फोर्स्ड लेबर करवाता, उनसे काम करवाता, और उसके बाद इन्हें उसमें कंसंट्रेशन कैंप्स में और एक्सटर्मिनेशन कैंप्स में भेज दिया जाता, जहाँ पर गैस चैम्बर में डालकर उन्हें मार दिया जाता, उन्हें कत्ल कर दिया जाता, ठीक है। इसके बाद जब इसने इन्वेड किया बेल्जियम पर 1940 में, ठीक है, तो उसमें 90,000 जूस थे, वो भी फिर इसके अंडर आ गए। इसके बाद नीदरलैंड पर जब इसने इन्वेड किया तो उसमें 1,40,000 थे, वो भी इसके अंडर आ गए। इसके बाद जब इसने डच पर इन्वेड किया तो 1,07,000 थे। तो ये सारे के सारे जूस जैसे जैसे ये कंट्रीज़ पर इन्वेड करता गया तो ये सारे इसके अंडर आते गए। इसके बाद इसने 1941 में सोवियत यूनियन पर इन्वेड किया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि तकरीबन सोवियत यूनियन के इलाके में इसने तकरीबन 5 लाख से 8 लाख जूस को मार दिया, उनको किल कर दिया, ठीक है, विद लोकल पॉपुलेशन टास्क फोर्स। जितनी भी लोकल पॉपुलेशन थी जहाँ जहाँ भी, चाहे जर्मनी की, चाहे पोलैंड की, चाहे ऑस्ट्रेलिया की, चाहे सोवियत यूनियन की, तो इन सब ने साथ दिया हिटलर का यहूदियों को मारने में, उनको एसेसिनेट करने में, उनको उनका जेनोसाइड करने में। तो बेसिकली एक टास्क फोर्स थी जो हिटलर ने क्रिएट की हुई थी, ठीक है, ये आम लोगों पर मुश्तमिल थी। तो ये जहाँ भी आर्मी जाती ये भी उनके साथ जाती, तो जहाँ भी जूस होते ये उनको मारने का काम करती। तो जब सोवियत यूनियन पर इन्वेड किया तो ये स्पेशल टास्क फोर्स इनके साथ गई, और जहाँ पर इन्होंने 5 लाख से 8 लाख जूस को मारा। इसके अलावा 1941 टू 1942 तकरीबन 2 मिलियन जो प्रिजनर ऑफ वार थे, सोवियत यूनियन के जो सोल्जर थे, उन्हें भी इन्होंने कत्ल कर दिया, किल कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसने जब रोमानिया पर इन्वेड किया, बल्गेरिया पर, स्लोवाकिया पर, हंगरी पर, ठीक है, तो ये सारे के सारे कंट्री बेसिकली जर्मनी के अंडर थे, जर्मनी के इन्फ्लुएंस में थे। तो जो जो पॉलिस जर्मनी में जूस के ख़िलाफ़ होती थी, ठीक है, जो भी लाज जूस के ख़िलाफ़ थे, वो सारे के सारे लाज, वो सारी की सारी पॉलिसीज़ बेसिकली इन सारी कंट्रीज़ ने फॉलो करनी थी, और ये सारे के सारे वैसे इनको फॉलो करते थे। और इन सब की जो पॉपुलेशन होती थी, जो लोग होते थे, ये जूस को मारने में हिटलर का पूरा पूरा साथ देते थे। इसके बाद आता है फाइनल सोल्यूशन, कि ये सारी चीज़ें तो वो थी कि जब हिटलर यहूदियों को कंटेन करता, उनको जूस को आप कह लें कि एक जगह पर रखता, उनसे फोर्स लेबर करवाता, लेकिन बाकायदा तौर पर उनको कत्ल नहीं करता, बाकायदा तौर पर उनको मर्डर नहीं किया, उनका जेनोसाइड नहीं शुरू किया। बाकायदा तौर पर जेनोसाइड कब शुरू हुआ? फाइनल सोल्यूशन के बाद, ठीक है। तो 1941 में जर्मन ने क्या किया कि 6 एक्सटर्मिनेशन कैंप्स बिल्ड किए। इसकी नज़र मैं आपको शुरू में दे चुका हूँ, ठीक है, ये वाली टेरिटोरियल रीसेटलमेंट के पहले इसने ये सोचा कि जितने भी जूस हैं इन्हें फ़लस्तीन भेज दिया जाए, फ्रेंच मडागास्कर भेज दिया जाए, साइबेरिया भेज दिया जाए, लेकिन ये सारे प्लान्स इम्प्रैक्टिकल थे, ये पूरा ना हो सके। तो फिर इसने इनका फाइनल सोल्यूशन टू द जूस क्वेश्चन ये किया कि अब इनको ख़त्म होना, अब इन्हें मारना ही है। तो फिर इसने क्या किया कि 6 एक्सटर्मिनेशन कैंप्स बिल्ड किए। ये सारे के सारे तकरीबन पोलैंड में थे, ठीक है। इनमें क्या होता था कि गैस चैम्बर्स होते थे। तो पहले तो पूरे यूरोप से जूस को इकट्ठा किया जाता ट्रेन्स में, और इन्हें लाया जाता गिटोज़ में। गिटोज़ में लाने के बाद वहाँ पर एक डॉक्टर होता था, ठीक है, वो मुआयना करता कि उनमें जितने भी सेहतमंद होते, जिनकी फ़िज़िकल हालत बेहतर होती थी, उन्हें रख लिया जाता फोर्स्ड लेबर के लिए, उनसे काम करवाया जाता। बाकी जितने भी बच जाते उन्हें लाया जाता है एक्सटर्मिनेशन कैंप्स में। यहाँ पर होते थे गैस चैम्बर्स, इन्हें गैस चैम्बर्स में डालकर, ठीक है, उन्हें बंद कर दिया जाता, आइसोलेट कर दिया जाता, और फिर उनमें एक गैस छोड़ी जाती जिसे कहा जाता है ज़ाइक्लोन बी गैस, ठीक है। ये इंतहाई ख़तरनाक गैस होती है।
तो ये गैस जब छोड़ी जाती तो वो सांस की वजह से मर जाते थे जितने भी जूस गैस चैम्बर में होते। तो इस तरह से हिटलर ने बहुत सारे यहूदियों को मारा। इसके अलावा 1944 में तकरीबन 4,40,000 जो जूस थे इन्हें हंगरी से डिपोर्ट किया गया गैस चैम्बर्स में, ठीक है। तो इनका तरीका मैं बता चुका हूँ, पहले ये वैन गैस में आते, फिर ट्रेंस में आते, फिर गेटोज़ में, फिर फोर्स लेबर करवाई जाती, फिर इन्हें गैस चैम्बर में डाल के असैसिनेट कर दिया जाता, इन्हें कत्ल कर दिया जाता। अब यहाँ पर आता है मेथड ऑफ किलिंग कि ये किन ज़राए से जूस को कत्ल करता, उनको जेनोसाइड करता। तो सबसे पहले तो आता है गैस वेंस। ये बाकायदा एक वेंस होती थी, आइसोलेट होती थी, बाहर की हवा अंदर नहीं जाती, अंदर की हवा बाहर नहीं आती। तो जितने भी जूस जहाँ जहाँ से इकट्ठे किए जाते हैं उन्हें गैस वेंस में डाला जाता, ठीक है, और वहाँ पर ख़तरनाक किस्म की गैसें छोड़ी जाती और जिनकी वजह से वो ऑटोमेटिक खुद ही मर जाते। इसके बाद इसमें आता है गिटो। इनका जो सिस्टम होता था ये बेसिकली रन बाय जूस काउंसिल के ज़रिए चलता था कि जूस अपनी जो जर्मन अथॉरिटी थी ये एक जूस काउंसिल बनाती, ये तकरीबन 24 मेंबर्स पर मुश्तमिल होती और इनको डिक्टेशन दी जाती थी जर्मन अथॉरिटी की तरफ से। तो ये इसका निज़ाम चलाते थे। बेसिकली ये सारा का सारा जर्मन का अपना खेल था। तो गिटोज़ में क्या होता है, इनसे फोर्स लेबर करवाई जाती है, उन्हें वहाँ पर रखा जाता है, कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं, कोई स्टेशनरी रही, कोई किसी किस्म का कोई चीज़ नहीं। तो जो सर्वाइव कर रहा है वो कर रहा है, बाकी जो मर रहे हैं वो मर रहे हैं। तो इसको एक तरह का पैसिव मर्डर भी कहा जाता था, पैसिव किलिंग भी कहा जाता था कि गिटोज़ में लोग बेचारे खुद ही मर जाते। इसके बाद कंसंट्रेशन एंड लेबर फोर्स। कंसंट्रेशन का मैंने आपको बताया कि ये ओपोनेंट्स के ख़िलाफ़ होता था आगाज़ में, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें प्रिजनर ऑफ वार रखे जाते, फिर जो दूसरे जूस थे उन्हें लाया जाता, फोर्स लेबर करवाई जाती, लेकिन यहाँ पर इन्हें कत्ल नहीं किया जाता था, ठीक है। तो कत्ल कहाँ किया जाता? कत्ल एक्सटर्मिनेशन कैंप्स में किया जाता कि जहाँ पर गैस चैम्बर्स की इसमें इजाफा था। यहाँ पर भी फोर्स लेबर होती थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो बिल्कुल फ़िज़िकली ख़त्म हो जाते तो उन्हें गैस चैम्बर में डालकर ख़तरनाक गैस छोड़ी जाती और उन्हें मार दिया जाता है। इसके बाद आता है मैस शूटिंग्स। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो होलोकास्ट है पूरा का पूरा वो पब्लिक सपोर्ट के बगैर कभी भी मुमकिन नहीं था। तो इसमें जो आम लोग होते थे उनकी मदद से भी बहुत सारे जूस को मारा गया। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1.3 मिलियन जूस जो हैं वो मैस शूटिंग्स के ज़रिए मारे गए, वो आम लोकल्स के ज़रिए मारे गए। इसके बाद इसमें आता है मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। ये काफ़ी नोटोरियस वाक़या है कि होलोकास्ट के दौरान जितने भी जूस पकड़े जाते हैं उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा जाता है या एक्सटर्मिनेशन कैंप्स में रखा जाता है। तो तकरीबन 6,000 जूस पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, ठीक है। इसमें क्या होता था कि उनको ख़ास किस्म के वार वाउंड्स दिया जाते, ठीक है, जैसे जो सोल्जर्स को वार के दौरान आते हैं, तो फिर उसमें उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते, उनको दवाएं लगाई जाती, उन पर एंटीबायोटिक, उनके ख़िलाफ़ जो वैक्सीनेशन होती है या हर तरह के जितने भी मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स वो कर सकते थे उन्होंने किए, ह्यूमिलेटिंग आप कह लें, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली जो जूस होते हैं वो मर जाते। तो ये वो मेथड ऑफ किलिंग थे कि जिसके ज़रिए हिटलर ने जूस को मारा, उनका जेनोसाइड किया। तो ये था बेसिकली ओवरऑल होलोकास्ट कि किस तरह सिस्टमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता पूरी साइकी के साथ, पूरे एक सिस्टम के साथ, पूरे एक निज़ाम के साथ, एक पूरा बैकग्राउंड लेके हिटलर ने जो यहूदी थे पूरे यूरोप के उनका जेनोसाइड किया। अब एक अंदाजे के मुताबिक तो इनकी तादाद बनती है 6 मिलियन, ठीक है। आप जहाँ भी पढ़ेंगे वहाँ पर यही मिलता है कि हिटलर ने 6 मिलियन जूस को जेनोसाइड किया। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी पाई जाती है, ठीक है। लोग कहते हैं, अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये तादाद बहुत कम थी, बहुत कम जूस को मारा गया। इसके अलावा अक्सर ऐसे भी हैं जो मानते नहीं हैं कि होलोकास्ट हुआ भी या नहीं हुआ, जिनमें ख़ास तौर पर ईरान शामिल है। ईरान इस बात को तस्लीम नहीं करता कि होलोकास्ट कभी हुआ भी है कि नहीं हुआ, जबकि अक्सर लोग मानते हैं कि हुआ है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि ये है क्या, ठीक है। तो होलोकास्ट में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी पाई जाती है, ख़ासकर इस नंबर में कि यहूदी बोलते हैं कि 6 मिलियन जूस जो थे उनका जेनोसाइड किया गया। तो इस नंबर में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। कुछ मानते हैं कि ये बहुत कम थे, 1 मिलियन से भी कम थे, ठीक है। कुछ मानते हैं 2 मिलियन थे। इसी तरह ईरान जैसा कंट्री वो मानता ही नहीं है कि होलोकास्ट हुआ भी है या नहीं हुआ। तो इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की या किस सतह तक अपनी रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं और इस बात पर पहुंचते हैं कि होलोकास्ट हुआ या नहीं हुआ। तो ये था बेसिकली होलोकास्ट। उम्मीद है कि आपको किसी हद तक इसकी समझ आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया।